नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 14 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है, इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा वीडियो बाल विकास का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। एक तरीके से इसे बाल विकास का निचोड़ कह लीजिए। इसमें हमने 100 PYQs को कलेक्ट किया है, यानी कि जुलाई 2024 से 2011 तक पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। साथ ही हमने कोशिश की है कि कोई भी एरिया ऐसा ना रहे जिससे सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं और उससे इस वीडियो में प्रश्न ना हो। तो हमने सभी एरियाज को टच करने का प्रयास किया है जिससे आपका एक अच्छा सा रिवीजन भी हो सके। तो जिन लोगों की तैयारी अच्छे से हो चुकी है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एज ए रिवीजन वीडियो, और जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है उनके लिए तो ये रामबाण वीडियो साबित होने ही वाला है। तो चलिए बिना किसी देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कि हम कोशिश करेंगे थोड़ा स्पीड से इस वीडियो को लगाएं। क्यों? तो पहला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है। शीर्षगामी सिद्धांत यानी सिर से चलने वाला, तो जो सिर से पैर की ओर होगा उसे कहेंगे ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पे विकास सिर से पैर की ओर होता है तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर होता है ये भी गलत, और सभी व्यक्तियों में समान होता है। विकास हालांकि सभी व्यक्तियों में समान नहीं होता है, उसकी दर भिन्न भिन्न होती है। प्रकृति और वातावरण का मिश्रित क्रिया का परिणाम है, तो शीर्षगामी सिद्धांत ये नहीं कहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों के मध्य किस विषय की जांच की थी। तो आप जानते हैं इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो ऑप्शन नंबर 3 है जैसा कि नैतिक विकास का सिद्धांत। साथ ही ध्यान रखिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि बुद्धि के समकालीन संप्रत्यों यानी कॉन्सेप्ट के अनुसार बुद्धिलब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे अक्सर किस प्रकार के होते हैं। एक तरीके से ये पूछा है। ध्यान रखिए जो बुद्धि परीक्षण है, कोई भी बुद्धि परीक्षण बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। ध्यान रखिए क्योंकि वो पहले से कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। ठीक है, तो शब्द ध्यान रखिए पूर्वाग्रह, तो ये माना जाता है कि वो पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ठीक है, कोई भी ऐसा परीक्षण नहीं है जिससे आप बुद्धि को एग्जैक्ट रूप से नाप सकते हैं सही तरीके से। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा कल्चरली वाइज्ड, यानी कि सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में मददगार है। ठीक है, a+b या a+बा का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है। देखिए सूत्र क्या है, तो ये याद है और याद करके सुनाना, ये रचनात्मक कार्य में नहीं आएगा, ये आलोचनात्मक चिंतन में नहीं आएगा, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रपति, ये भी याद करने वाली बात है और सिर्फ बताने वाली बात है, तो ये गलत हो जाएगा, ये क्रिएटिव वर्क नहीं होगा। किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं और बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये याद करने वाली बात थी। ठीक है, कोई सूत्र हो, परिभाषा हो, याद करना हो और उसे रट के सुनाना हो, ये क्रिएटिव वर्क नहीं है, ना तो आलोचनात्मक चिंतन है। लेकिन आप ऑप्शन नंबर 3 देखिए कि किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं, यहाँ पर आप आलोचनात्मक चिंतन का प्रयोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि पिछड़े वर्गों में आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि। ध्यान रखिए पिछड़े वर्गों में से जो बच्चे आते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो बच्चे सहज हों। ठीक है, उनमें अपनेपन की भावना का विकास हो। ठीक है, ये सब भी ध्यान रखिए, अपनेपन। जैसे ही पिछड़ेपन की बात आएगी या पिछड़े वर्गों की बात आएगी तो आप 2 शब्द ध्यान रखिए कि वो पढ़ने में तब सहज होंगे कि उनमें अपनेपन की भावना का विकास किया जाए। ठीक है, अपनेपन की भावना का विकास किया जाए, तो उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए बिल्कुल गलत है, क्योंकि समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट में किसी को अलग नहीं पढ़ाया जा सकता। उन्हें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके का कभी भी कोई प्रश्न आए तो सबसे पहले आपके मन में अपनेपन की भावना का विकास तुरंत कीवर्ड जाना चाहिए। ठीक है, उन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा किया जाए, बिल्कुल गलत। यह ऑप्शन आप ध्यान रखिए कि उन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को जो है नोटिस किया जाना चाहिए। ठीक है, उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य, ट्यूशन लेना वैसे भी गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो।
कैसा कक्षा वातावरण हो, जो विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे, यानी कि जो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करे, ठीक है, वो होना चाहिए। तो विविधता को प्रति क्या हो, लचीलापन अपना प्रदर्शित करे या विविधता को एक्सेप्ट करे, ठीक है, तभी तो समावेशन हो पाएगा, इंक्लूसिवनेस। रूढ़िवादों और नामीकरणों को बढ़ावा दे। कहीं भी नामीकरण, रूढ़िवाद, समूहीकरण, लेबलिंग ये शब्द प्रयोग हो तो हमेशा काट दीजिएगा, दिस इज द नेगेटिव कीवर्ड। योग्यता के बारे में सत्य धारणा भी नेगेटिव कीवर्ड है, मैं कई वीडियोस में बता भी चुका हूं। देखिए अगले में है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना। प्रतिस्पर्धा और तुलना ये भी नेगेटिव कीवर्ड है, जैसे ही आए तो ये भी आंसर सही नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए, ठीक है। पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए। देखिए जिनकी प्रवृत्ति अति अमूर्त हो, बहुत ज़्यादा अमूर्त होंगे तो गलत, ठीक है। मूर्त विषय होने चाहिए बच्चों को सीखने के लिए, जो विद्यार्थियों के रुचि के अनुरूप हो। बिल्कुल सही ऑप्शन होगा कि जो विद्यार्थियों के रुचि के अनुरूप हो, ठीक है। जो विद्यार्थियों के परिवेश से गैर और अन्य देशी हो, परिवेश से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि अलग होना चाहिए, ठीक है। जो दैनिक जीवन में चीज़ें प्रयोग हो रही हैं उनसे संबंधित होना चाहिए। जिनका उद्देश्य सिर्फ पूर्व ज्ञान का, अब देखिए सिर्फ आ गया इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। कीवर्ड्स को बार बार जरूर फाइंड आउट कीजिए, सिर्फ आने पर क्या हो जाता है, उत्तर सीमित हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा कि सिर्फ पूर्व ज्ञान का उत्पादन मात्र हो, तो सिर्फ पूर्व ज्ञान का उत्पादन नहीं बल्कि आगे वाला जो ज्ञान है, आगे आने वाला, उसके लिए भी जरूरी है, ठीक है, और वर्तमान के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा इसका। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं, ठीक है, क्या है। अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती, बिल्कुल गलत। भूमिका निभाती है, पूरी तरह अतार्किक और अविवेकी होती है, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। और विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों या ज्ञान को दर्शाती है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और अध्यापक द्वारा सिरे से अनदेखी करनी देनी चाहिए, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है। स्मृतिकरण, मेमोराइजेशन, समायोजन, एकोमोडेशन और परासंज्ञान, मेटाकॉग्निशन और विलंबित नकल, डिलेड इमिटेशन। तो सही आंसर है कि परासंज्ञान, इसे अधिसंज्ञान भी कहते हैं, ध्यान रखिए अधिसंज्ञान। इससे संबंधित प्रश्न कई बार आता है, ठीक है। अब इसे समझिए, अपनी सोच के बारे में सोचना, एक शब्द ध्यान रखनी है इसके लिए, अपनी सोच के बारे में सोचना। अपनी सोच के बारे में जैसे ही सोचना आए तो आप ध्यान रखिए अधिसंज्ञान या परासंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निशन सही आंसर होगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ऑप्शन कि अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक क्रियाओं से अवगत होना, ठीक है, क्या कहलाएगा, तो मेटाकॉग्निशन या परासंज्ञान या अधिसंज्ञान कहलाता है। ध्यान रखिए जब अपनी ही सोच के बारे में सोचते हैं कि हमें क्या सोचना है तो क्या होता है, परासंज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जीन पियाजे और लॉरेंस कुहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो जीन पियाजे और लॉरेंस कुहलबर्ग के सिद्धांतों में कोई समानता है, सिमिलरिटी होगी, जो यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। दोनों ने वयस्कों ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ध्यान रखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि जीन पियाजे ने तो संज्ञानात्मक सिद्धांत का विकास दिया है, लेकिन लॉरेंस कुहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत। दोनों ही सिद्धांतों के विकास में 8 प्रतिरूप है, 8 बिल्कुल प्रतिरूप नहीं है। लॉरेंस कुहलबर्ग में 6 स्टेजेस हैं और जीन पियाजे में 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। दोनों के ही सिद्धांत विकास के मध्य बाल्यावस्था के चरण तक सीमित है, नहीं बल्कि किशोरावस्था तक सीमित है, ठीक है। दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं, बिल्कुल सही है। एक जीन पियाजे 4 अवस्थाओं को और लॉरेंस कुहलबर्ग ने 6 अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है, तो सही आंसर होगा इसका 4th। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भाषा और विचार के बारे में क्या सही है, ठीक है। ये एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर विकसित होते हैं, बिल्कुल गलत। भाषा और विचार एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ये एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, और एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। शिक्षार्थी के सामाजिक संदर्भों द्वारा प्रभावित नहीं होते, बिल्कुल गलत है। सामाजिक संदर्भ द्वारा विचार उसके जरूर प्रभावित होते हैं। दोनों ही वंशानुक्रम से नहीं अपनी परिवेशीय कारकों से प्रभावित होते हैं, ये भी गलत होगा, ठीक है। विचार कहीं ना कहीं उसके वंशानुक्रम या उसके जो परिवार है वहाँ से विचार जरूर थोड़ा बहुत वहाँ से प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है, राखी उस सवाल के अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। ये राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? विशेष प्रतिभाशाली, औसत समाज वाली, अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी, अतिशय रूप से विश्वास। तो सही आंसर होगा विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थी। ध्यान रखिए, कोई भी बच्चा है या तो वो नवाचारी समाधान प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है, या एक कोई प्रश्न है उसके बहुत सारे सॉल्यूशन या मल्टीपल आइडियाज जनरेट कर रहा है एक क्वेश्चंस के लिए, तो हमेशा वो बच्चा विशेष प्रतिभाशाली होगा और इसे बेटा कहते हैं अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म, इसे ASD भी कहते हैं, ऑटिज्म, ठीक है, विकार से जूझ रहे विद्यार्थियों की प्रायः कौन सी दृढ़ सामर्थ्यता है? ठीक है, तो इसको कहते हैं ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है, कि कौन सी दृढ़ सामर्थ्यता है। ध्यान रखिए, इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो वीक होता है। ध्यान रखिए, दूसरों से जो इंटरेक्शन करने की क्षमता होती है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, वो वीक होता है। तो विवरणों के प्रति सजगता और ध्यान देना। दृढ़ सामर्थ्यता पूछिए, कमी नहीं पूछिए। ध्यान रखना, यहाँ पे कमी ना पूछ के क्या पूछिए, दृढ़ सामर्थ्यता या उनकी क्या विशेषता है। जब उनकी विशेषता पूछी गई है तो सही आंसर होगा विवरणों के प्रति सजगता और ध्यान देना। हालांकि कम्युनिकेशन स्किल वीक होता है, लेकिन जो विवरण है उनके प्रति बहुत सजगता और ध्यान देते हैं या बारीकी से नजर रखते हैं। ये भी प्रश्न आया है, ठीक है, बारीकी से नजर रखना, बारीकी से नजर, ठीक है, बारीकी से नजर रखना। अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति, गलत अभिव्यक्ति तो नहीं कर पाते वो अच्छे से। प्रखर संप्रेषणात्मक कौशल, बिल्कुल नहीं, बाधित संप्रेषणात्मक कौशल होता है। एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर आसानी से जाना, ये भी गलत। तो सही आंसर होगा फर्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40 नंबर देखिए, वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। जब स्टेप बाय स्टेप की बात आएगी तो ध्यान रखिए उसे कहते हैं एल्गोरिथम मेथड, ठीक है, यानी कि कलन विधि। प्रयास एवं त्रुटि, ह्यूरिस्टिक या अनुमानी सोच, एनालॉजी गलत है। तो सही आंसर होगा कलन विधि। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन जाता है? तो लचीली पाठचर्या बिल्कुल बाधक नहीं है, ठीक है। अधिगम के लिए बहुत संवेदी उपागम, विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण। देखिए जैसे ही समूहीकरण, नामीकरण, लेबलिंग, इस तरीके के शब्द आएंगे, पृथक्करण, तो वो निगेटिव कीवर्ड है, यानी कि यही बाधक है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा, तुलना करना, ये सब बाधक शब्द हैं। रटना, कंठस्थ करना, इसके लिए आप हमारी टैगवर्ड वीडियो जरूर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से देख लीजिए। तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत वाला ही पूछा था कि बाधक है, तो यही बाधक होगा। बाकी जो बहुत सेंसिटिव संवेदी अप्रोच है या अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षण, रचनावादी शिक्षण तो पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है। अब रचनावादी कंस्ट्रक्टिव होना ही चाहिए शिक्षण शास्त्रीय विधि का प्रयोग, ठीक है, तो ये भी सही होगा। लेकिन यहाँ पर निगेटिव पूछा था तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है? तो वंशाणु, आनुवांशिकता, परिपक्वता, ये वातावरणीय कारक नहीं है, ठीक है। जैविक कारक में आएगा, वातावरणीय कारक में एक तरीके से स्कूल आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 70 नंबर देखिए, पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? बहुत प्रश्न आते हैं इस तरीके के, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो जेंडर पूर्वाग्रह होगा, ठीक है, जेंडर वाइज। इक्विटी नहीं है, ना तो समता है और ना समानता है, ठीक है, ना तो इक्विटी है, ना इक्वलिटी है, ना न्यूट्रलिटी है, ठीक है। जेंडर न्यूट्रलिटी भी नहीं है, बल्कि जेंडर वाइज कहते हैं या जेंडर पूर्वाग्रह, स्टीरियोटाइप कहते हैं इसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं, गलत। अत्यधिक प्रयास द्वारा सीखेंगे तो फिर वो प्रतिभाशाली ही नहीं होंगे। वह जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं, अधिक नहीं लेंगे बल्कि अन्य छात्रों की अपेक्षा कम समय लेंगे। उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि उनमें औसत से, जिन छात्रों में औसत से अधिक क्षमता होती है उन्हें प्रतिभाशाली कहते हैं। उनके विचारों में रचनात्मकता, मौलिकता की कमी होती है, गलत, बल्कि उनमें रचनात्मकता और मौलिकता का उच्च स्तर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, अधिक से अधिक जोखिम, जोखिम गलत, नेगेटिव वर्ड है। अनुकूल वातावरण का शिक्षण कह रहा है तो व्यवधान का न्यूनतम होना बिल्कुल सही है, व्यवधान कम से कम होना चाहिए, ठीक है।
तभी तो अनुकूल शिक्षण होगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करना नहीं, मैंने बताया था विविधता को क्या करना है, पोषित करना है, एक्सेप्ट करना है, तो ये गलत हो जाएगा। गैर लचीली शैक्षणिक कार्य नहीं, लचीली शैक्षणिक कार्य प्रणाली होनी चाहिए, तो ये भी गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक अप्रेरणा का उदाहरण। आंतरिक अप्रेरणा वो होती है जहां रुचि, जिज्ञासा, ठीक है, रुचि, जिज्ञासा, इस तरीके के वर्ड आए। बच्चा जब स्वयं से कुछ सीखना करना चाहता है, ठीक है, स्वयं, तो वहां क्या होगा, आंतरिक अप्रेरणा। कोई पुरस्कार, दंड या दूसरों को दिखाने के लिए, समाज को, दोस्तों को, मित्रों को दिखाने के लिए जो कार्य किया जाएगा वो बाह्य प्रेरणा से प्रेरित होगा, ठीक है। तो नगद पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ाई करना, ये बाह्य प्रेरणा हो गई। अपने साथियों की प्रशंसा करने के लिए नृत्य प्रदर्शन करना, अपने यानी साथियों के लिए प्रसन्न करने के लिए, तो ये भी बाह्य प्रेरणा है। प्रथम स्थान पाना यानी कुछ पाने के लिए दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना, तो ये भी बाह्य प्रेरणा हो गई। जिज्ञासा बस, देखिए जिज्ञासा बस किसी पर शोध कार्य करना, तो ये आंतरिक अप्रेरणा है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, रचनात्मक आकलन सत्र के अंत में किया जाता है, गलत, ठीक है। रचनात्मक आकलन लगातार सीखने के साथ ही किया जाता है, अधिगम के साथ या सीखने के साथ ही, ठीक है, सीखने के साथ साथ जो वो किया जाता है आकलन, उसे कहते हैं रचनात्मक आकलन। जस्ट लाइक जैसे CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है, सीखने में। और ये करता क्या है, कमियों में सुधार, ध्यान रखना, कमियों में सुधार, ना कि कोई परीक्षा, ना कि कोई ग्रेड, ना कि कोई अंक, बस सीखने में एक कमियों में सुधार करता है। मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा होता है, बिल्कुल गलत। मानकीकरण तो जहां शब्द आए वहीं गलत हो जाएगा। समूची शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, बिल्कुल सही है। केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। जब चर्चा और वाद विवाद की बहुत महत्व की बात आएगी तो आप सीधे लेव वाइगोस्की पे जाएंगे। लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। उनका मानना है बच्चा समाज के द्वारा सीखता है और समाज से जब सीखेगा तो उसके लिए भाषा, चर्चा, वाद विवाद, इन सब की बहुत ज़रूरत है, तभी सीख पाएगा, ठीक है। तो सीधा आंसर होगा लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण या कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास, स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद, ये सारे आंसर गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रचनावाद समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं। बाल केंद्रित पाठचर्या को, बिल्कुल सही है। जो कंस्ट्रक्टिव क्लासनेस, ये क्रिएटिव क्लासनेस है। सृजनात्मक समर्थन करने वाले या रचनात्मकता का समर्थन करने वाले बाल केंद्रित पाठचर्या को क्या करेंगे, बल देंगे। सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षक शास्त्रीय प्रवृत्ति, बिल्कुल गलत है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करना, इसलिए गलत है। और चिंतन के अभिसारी तरीके नहीं, अपसारी तरीके, बेटा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अभिसारी तरीके यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये नेगेटिव होता है, तो ये भी गलत होगा। 24 देखिए, डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी, ठीक है, लेख निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। लिखने की बात नहीं है, बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं, पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। देखिए डिसलेक्सिया एक क्या है, रीडिंग डिसेबिलिटी है, रीडिंग डिसएबिलिटी की बात होगी। अब यहाँ पर रीडिंग में से संबंधित देख लीजिए आप, तो पढ़ने के लिए अनिच्छुक होना क्या होगा, रीडिंग डिसेबिलिटी है। तो जब रीडिंग डिसेबिलिटी की बात आएगी तो बेटा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 25 देखिए, किसी व्यक्ति की आनुवांशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत, ठीक है, का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास का रूप देते हैं। कभी पर देखिए ध्यान रखना, आनुवांशिकता और वातावरण देखिए एक दूसरे से बहुत जटिल तरीके से संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि एक जटिल तरीके से पारस्परिकता विकास द्वारा विकास को रूप देते हैं, बिल्कुल सही है। जो बच्चे का विकास है वो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों कारकों पर निर्भर करता है और दोनों आपस में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी द्वारा क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। कभी पारस्परिकता नहीं करते, विकास को प्रभावित नहीं करते, गलत। विकास पर बहुत कम प्रभाव डालते हैं, ये भी गलत है। 26 देखिए, बुद्धिलब्धि परीक्षण की आलोचना करने का मुख्य आधार क्या है, तो ये पक्षपाती मानदंड है, ये हमने बताया ही था। गुणात्मक आकलन का प्रयोग, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, और ये सब ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए, तो अधिगम जो है हमेशा अर्थपूर्ण और संदर्भित होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। असंदर्भित नहीं होना चाहिए, इन कांस्टेंट के अगेंस्ट नहीं, कांस्टेंट में होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं उसी में होना चाहिए। अर्थहीन भी नहीं होना चाहिए, मीनिंगलेस, अर्थपूर्ण, और ये सारे गलत हो जाएंगे, फिर सही ऑप्शन पहला बचा।
28 देखिए, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को क्या है? प्रेरित करना है। किसके लिए प्रेरित करना है? प्रतिस्पर्धा नेगेटिव कीवर्ड है, गलत होगा। प्रतिस्पर्धा तुलना हमेशा गलत होगा, ठीक है। कंठस्थ करना, याद करना, रटना, ये भी गलत होगा। स्वतंत्र चिंतन बिल्कुल सही आंसर है। निष्क्रिय तो वैसे भी नेगेटिव कीवर्ड है, तो ये भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचना क्या कहलाती है? संचालन, स्कीमा, अनैच्छिक सहज क्रियाएं, कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय। सही आंसर है स्कीमा। स्कीमा क्या है? देखो, जो बच्चा देख रहा है, ठीक है, जो वातावरण में चीज़ों को देख रहा है, वो अपने मस्तिष्क में ज्ञान के जो चीज़ें हैं उनके लिए विभिन्न पैकेट्स के रूप में एक तरीके से समझिए समाहित कर लेता है या सहेज लेता है, ठीक है। चीज़ों को, जिन जिन चीज़ों को देखता है बच्चा वातावरण में, उनको अपने मस्तिष्क में पैकेट्स या कुछ बंडल्स के रूप में समाहित कर लेता है या स्टोर कर लेता है। इसी के लिए स्कीमा कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? मानसिक जैसे ही आ जाए कि मानसिक संरचनाएं या व्यवस्थित संरचनाएं, तो स्कीमा कहलाएंगी। संचालन और ये सारे बाकी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का प्रश्न आया भी है, तो ये सही आंसर होगा जीन पियाजे, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ नैतिक विकास सिद्धांत में आप जीन पियाजे में जाएंगे, ठीक है। 31 देखिए, प्रारंभिक बाल अवस्था के दौरान समाजीकरण का प्राथमिक कारक और समाजीकरण का द्वितीय कारक, इससे हर बार एक प्रश्न आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राथमिक कारक वो होते हैं जो एक तरीके से आपके नाते रिश्तेदार हैं, ब्लड रिलेशंस हैं। बाकी जो समाज है, मीडिया है, वो सब क्या होंगे? विद्यालय है, वो द्वितीय सामाजिकरण का कारक होंगे। तो यहाँ पे जो परिवार है, वो क्या होगा? समाजीकरण का प्राथमिक कारक होगा और विद्यालय है वो सामाजीकरण का द्वितीय कारक होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? समस्या समाधान में जो बाधक होता है उसे कहते हैं प्रकार्यात्मक स्थिरता। ध्यान रखिए, फंक्शनल फिक्स्डनेस, इस तरीके का स्टेटमेंट भी आ सकता है, ठीक है। ये सिर्फ इसी तरीके से नहीं पूछा जा सकता है, कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाएगा। तो जब फंक्शनल फिक्स्डनेस है, प्रकार्यात्मक स्थिरता है, वो क्या करती है? नई सोच को सीमित कर देती है, यानी सोचने के तरीके को एक तरीके से सीमित कर देती है। तो इसे कहते हैं प्रकार्यात्मक स्थिरता, रोक देना, स्थिर कर देना, ठीक है। तो ये क्या होगा? सीखने में क्या होती है? बाधक होती है। सीखने में जब नई सोच को सीमित कर रहा है तो क्या होगा? ये एक तरीके से बाधक होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अनुरूपक चिंतन सोचने में हेल्प करेगा। बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना, ये भी सही आंसर है। 33 देखिए कि 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है। ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? जब बच्चा ये सोचने लगता है मैं हूँ और बाकी दुनिया मेरे अड़ोस पड़ोस घूम रही है, यानी कि जैसा मैं सोच रहा हूँ सब वैसा ही कर रहे हैं, ठीक है, या वैसे ही हैं सब, तो वो आत्मकेंद्रीयता कहलाती है, ठीक है। संरक्षण नहीं होगा, प्रतिवर्ती चिंतन या वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम असक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता, हाथ आंख सामंजस्य को, यह सामंजस्य है यहाँ पे, कोई की क्षमता को प्रभावित करती है? तो इसे कहते हैं गति समन्वय वैकल्य, यानी कि डिस्प्रैक्सिया। ध्यान रखिए, जब वो शारीरिक गति या शारीरिक असक्तता हो जिसमें वो अपने शरीर को एक तरीके से स्थिर नहीं कर पा रहा हो, हाथ आंख या इनमें सामंजस्य क्षमता को नहीं बिठा पा रहा हो, अंगों में सामंजस्य क्षमता स्थापित नहीं हो पा रही हो, तो उसे गति समन्वय वैकल्य डिस्प्रैक्सिया कहते हैं, ठीक है। ये पठन विकार है। अब पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य गणित से संबंधित है, भाषा वैकल्य भाषा विकार है। 35 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? ठीक है, जब अपने जरूरत के अनुसार जांचते हैं तो इसे टिट फॉर टैट भी कहते हैं, यानी कि जैसे को तैसा, ठीक है। तो इसमें आता है, हमेशा ध्यान रखिए, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। कोहलबर्ग की हमारी सेपरेट वीडियो, आप वहां से भी इसके लिए हेल्प ले सकते हैं, जहां हमने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है, ठीक है। ये पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है। आपको पता होगा कि
लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए हैं, यानी कि पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, और प्रत्येक में 2-2 स्टेजेस बताई हैं, जिसकी दूसरी पूर्व परंपरागत स्तर की दूसरी स्टेज है यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। ठीक है, जिसमें बच्चा जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसा ही वो व्यवहार करेगा। ठीक है, तो दूसरों की जरूरत के और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन होगा। अनुपालन और दंड अभिविन्यास, ये भी पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है, जिसमें बच्चा दंड से बचने के लिए कार्य करता है। ठीक है, अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है, जिसमें बच्चा क्या समझता है, समाज के को वो अपने लिए अच्छा दिखाना चाहता है समाज की नज़रों में। ठीक है, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, यानी कि ये भी परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है, जिसमें वो कानून और व्यवस्थाओं में अपनी सहभागिता को बढ़ाता है। ठीक है, उनको एक्सेप्ट करना सीखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, स्वालीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है? तो ध्यान रखिए, सामाजिक और संप्रेषण कौशल को प्रभावित करती है। वहाँ पर प्रभावित, जो एक प्रश्न आया था वहाँ पे प्रभावित की बात नहीं की गई थी, बल्कि किसे सुदृढ़ करती है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। जब सुदृढ़ की बात आएगी तो पुनरावृत्ति व्यवहार, तब आप ध्यान देंगे कि जो बारीकी जो है जानकारी पे नज़र रखना। ठीक है, जब सुदृढ़ आएगा तो बारीकी जानकारी पे नज़र रखना, बारीक जानकारी पर नज़र। ठीक है, और जब आएगा कि किसे प्रभावित करती है, तो कम्युनिकेशन स्किल को प्रभावित करती है। दृष्टि एकाग्रता की कमी, ये शारीरिक समन्वय गलत है। 37 देखिए, के लिए सीखना बाह्य अप्रेरणा का उदाहरण है। बाह्य प्रेरणा, आंतरिक अप्रेरणा, हमने एक प्रश्न देखा ही था। जानने की उत्सुकता, ये आंतरिक अप्रेरणा होगा। संप्रत्यय को समझना, ये भी आंतरिक अप्रेरणा। दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाना, ये बाह्य प्रेरणा होगा। संदेहों को दूर करना, ये आंतरिक प्रेरणा है। 38 देखिए, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा ये खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चों द्वारा किया गया ये अनुभव क्या कहलाता है? जब बच्चा सीखता है 2 + 2 एक तरीके से 4 होता है, तो इसे कहते हैं संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, कंजर्वेशन। तो इसे कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। केंद्रीकरण, आत्म केंद्रीयता, वस्तु स्थायित्व गलत है। वस्तु स्थायित्व को हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, 39 क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता? इसी को बेटा वस्तु स्थायित्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वस्तु स्थायित्व। जब बच्चा ये समझने लगता है कि कोई वस्तु जो कि उनके सामने नहीं है फिर भी उसका अस्तित्व है, तो उसे वस्तु स्थायित्व कहते हैं। और ये अवस्था शुरू हो जाती है संवेदीगामक से। जब शुरुआत की बात आएगी बेटा तो इसे कहाँ लगाएंगे? तो ये बात लगाएंगे संवेदीगामक। और जब प्राप्त कर लेता है इस वस्तु स्थायित्व को तो फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी। तो पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, समझने लगते हैं, तो पहला ऑप्शन सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, नूरी इस तर्क कि हमारे समाज के प्रति कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दायित्व हैं, और इस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिकता की किस अवस्था में? अभी हमने एक कानून और अभिविन्यास की बात की थी। ठीक है, तो जब वो ये समझने लगती है कि वो हमारे कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए, तो फिर वो परंपरागत स्तर के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर में एक तरीके से बच्चा सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा होता है, और परंपरागत में समाज के बारे में सोच रहा होता है, और उत्तर परंपरागत में एक तरीके से वो कुछ अपने सेल्फ रूल्स बना लेता है। ये नैतिकता का उच्च स्तर होता है, जिसमें अपने कुछ रूल्स बना लेता है और वहाँ उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। नंबर 41 देखिए, करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों को सुझाता है। ये किस तरह की सोच का उदाहरण है? मैंने बताया था जब नवाचारी सोच या नवाचारी समाधानों की बात आएगी, यह एक से अधिक किसी क्वेश्चंस के लिए एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल आइडियाज या मल्टीपल सॉल्यूशन जनरेट होंगे, वहाँ पर बच्चा अपसारी सोच यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग सही आंसर होगा। ठीक है, एक तो बच्चा प्रतिभाशाली होगा और डाइवर्जेंट थिंकिंग सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, एक असर्शन रीजन का सवाल है ये कि विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। देखिए मानकीकृत पाठ्यचर्या, मानकीकरण, जहां भी शब्द आए नेगेटिव कीवर्ड है बेटा काट देंगे। मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है, कभी भी ये मानकीकृत पाठ्यचर्या व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखती है, और वैसे भी ये नेगेटिव कीवर्ड है तो काट देंगे। इसका मतलब ना तो ए सही है और ना आर सही है, तो ए और आर दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ये भी असर्शन रीजन है कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए। बिल्कुल सही है, ठीक है। अपनेपन का बोध सीखने के लिए अब प्रेरित करता है, ये भी सही है, और दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा था वंचित समूह की बात आए तो एक शब्द ध्यान रखना, अपनेपन, ठीक है। पिछड़े वर्ग या वंचित समूह की बात आएगी तो अपनेपन शब्द ध्यान रखना, और दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसलिए ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है? आप जानते हैं हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी थी, ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार 8 प्रकार ही सही आंसर माने जाएंगे, 9 प्रकार बिल्कुल गलत है, ठीक है। कहीं भी उन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति में कई प्रकार अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, और भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि के स्तर पाए जाते हैं। जैसे कोई संगीतज्ञ होता है तो उसमें संगीतज्ञ बुद्धि, कोई कवि है तो भाषाई बुद्धि, कोई खिलाड़ी है तो उसमें क्या होगा, वो आपको छांटना है, ठीक है। जैसे अंतर्वैयक्तिक है, जो दार्शनिक मनोवैज्ञानिक होते हैं उनमें इंट्रापर्सनल यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उनमें भाषाई बुद्धि होती है, और शारीरिक गति संवेदी। यहाँ पे पूछा एक खिलाड़ी है यानी कि प्लेयर है, और नृत्यांगना है। ध्यान रखिए संगीतात्मक बुद्धि नहीं होगी नृत्यांगना में, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये फिजिकल वर्क है बेटा। जो नृत्य है, डांस है, और जो खिलाड़ी है, कोई भी स्प्रिंटर है, वो सब क्या कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, और फिजिकल वर्क करना क्या होगा, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है, हमेशा ध्यान रखिए, महारत उन्मुखी होगा, मास्टरी ओरिएंटेटेड गोल, ठीक है। मास्टरी ओरिएंटेटेड गोल्स, ठीक है। ध्यान रखिए मास्टरी ओरिएंटेटेड गोल्स क्या है कि ये दूसरों के सामने असफलता से बचने के लिए चिंतित रहते हैं। विद्यार्थी खराब प्रदर्शन के डर से बाह्य रूप से मोटिवेटेड रहते हैं। बच्चा ये चाहता है कि वो कहीं फेल ना हो जाए, समाज के डर से वो अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करता है, तो इसे महारत उन्मुखी कहते हैं। परफॉर्मेंस उन्मुखी वो होगा बेटा, परफॉर्मेंस ओरिएंटेटेड, जहां वो अपने नंबर्स के लिए या अपने परफॉर्मेंस के लिए चिंतित होगा। असफलता स्वीकृति, असफलता परिहार गलत ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। कभी भी इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आप पहले आंसर पर जरूर जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ समझ में ना आए तो महारत उन्मुखी लगाइएगा। 46 देखिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं? तो ये दंड एवं आज्ञा पालन का जो स्टेज है, स्टेज नंबर 1, और ये आता है लेवल नंबर 1 के अंतर्गत। तो अब यहाँ पर स्टेज नहीं दिया, लेवल दे रखा है, तो लेवल नंबर 1 यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आएगा। बाकी ऑप्शन ये गलत हो जाएंगे। ध्यान रखिए औपचारिक परंपरागत स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग का कोई भी स्तर नहीं है। 3 स्तर हैं, प्रत्येक में 2 स्टेजेस हैं, इस तरीके से कुल 6 स्टेजेस हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का हमारा सेपरेट वीडियो, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये भी सही है। यानी कि दोनों ही इंटरकनेक्टेड भी हैं, तो आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 48 देखिए, ये भी असर्शन रीजन है कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, और जो पहले की रूढ़िवादिताएं हैं या उनसे संबंधित नहीं रहना चाहिए। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होती है। बिल्कुल सही है, जो कार्यात्मक स्थिरता या फंक्शनल फिक्सनेस जो हमने बताया था, वो क्या करती है, चीजों को रोकती है, ठीक है। यानी कि अगर कोई टीचर मान लीजिए पूर्वाग्रहों से या कार्यात्मक स्थिरता यानी कि पूर्वाग्रहों से ही समझ लीजिए बाधित रहेगा या उसके दिमाग में चलता रहेगा, तो वो अपडेट या नवीन चीजों को, नई जानकारी को बच्चों के सामने नहीं ला पाएगा। यानी ए सही है, आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर होगा। 49 क्वेश्चन देखिए, रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। वह निम्न में से किसी समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है। एक समस्या को हल करना और फिर उससे मिलती जुलती समस्याओं को हल करने का प्रयास करना, ये हमेशा अनुरूपक सोच के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं एनालॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, ध्यान रखिए, एक समस्या को हल करना फिर उससे मिलती जुलती समस्या को सॉल्व करने के लिए एनालॉजिकल थिंकिंग अनुरूपक सोच के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया। प्रकार्यात्मक स्थिरता, निगमन परीक्षण और स्मृति सहायक विधियां, ये गलत है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी एक असर्शन है। सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। और समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं, परंतु इसने में भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, समावेशन की अवधारणा में सभी तरीके के बच्चे शामिल होंगे, चाहे वो मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक किसी प्रकार से अक्षम। तो आर गलत हो गया, ए सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है? तो मानकीकृत पाठ्यचर्या मैंने बताया, जैसे ही आए काट दें। रूढ़बद्धताएं भी जैसे ही आए काट दें। अगम मतलब होता है कठिन, जैसे ही आए तभी काट दें। और विविधता को स्वीकृति, ये हमने पहले भी पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 52 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वालीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? तो स्वालीनता विकार में क्या होता है? बाधित संप्रेषण होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल वीक होता है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। उच्च स्तरीय शब्द भंडार या दिनचर्या में परिवर्तन, परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध, ये सब गलत है। 53 देखिए, निम्न में से किसका प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया? तो जीन पियाजे ने स्कीमा का प्रयोग किया था। वस्तु स्थायित्व ये संवेदीगामक अवस्था के अंतर्गत आता है। पाड़ एक सहायता होती है, जो कि लेब वाइगोत्स्की के अंतर्गत आएगा। आगे हम प्रश्न देखेंगे। समीपस्थ विकास देश यानी जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। ये दोनों, पहला और चौथा लेब वाइगोत्स्की से संबंधित है, जबकि तीसरा जो स्कीमा है वो जीन पियाजे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, सिद्धांतवादी और उनके अनुसार प्रतिपादन विचार का सही युग्म चुनिए। लेब वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण, बिल्कुल सही आएगा यही। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने जी का सिद्धांत नहीं दिया था, बल्कि बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, और जीन पियाजे पाड़ नहीं दिया था, बल्कि लेब वाइगोत्स्की ने दिया था। और लॉरेंस कोहलबर्ग ने संवेगात्मक परिपक्वता का सिद्धांत नहीं दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, संकेत व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? इसे बेटा पाड़ कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, स्कैफोल्डिंग, इससे हर बार एक प्रश्न आता ही आता है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? संकेत व अन्य तरीकों से बच्चों को सहायता करना पाड़ स्कैफोल्डिंग कहलाता है। इसे ढांचा भी कहते हैं कभी कभी, या मचान शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक, ध्यान रखना, बच्चों को जब सहायता देते हैं संकेतों द्वारा, और ये सहायता सीमित होती है, और ये अकॉर्डिंग टू किसके कॉन्सेप्ट में आता है? लेब वाइगोत्स्की। अगर आपको अच्छे से नहीं पता है तो हमारी लेब वाइगोत्स्की की सेपरेट वीडियो, उसमें से देख लीजिए। पाठ से संबंधित प्रश्न कई बार आया है। तो पुनर्बलन, अनुबंधन, कंडीशनिंग या संज्ञानात्मक द्वंद्व गलत होगा। 56 देखिए, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? समस्या को सही से पहचानना बिल्कुल बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, यह भी बाधा नहीं है। पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, और ये भी नहीं बाधा होगा, क्योंकि हम पिछली समस्याओं से क्या करते हैं? कुछ ना कुछ हेल्प लेते हैं, जिसे अभी हमने कहा था अनुरूपक चिंतन कहा जाता है। ठीक है, अनुरूपक चिंतन कहा जाता है। और बेटा यहाँ पे वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पे स्थिर रहना, इसे प्रकार्यात्मक स्थिरता कहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, स्थिर रहना किसी भी पारंपरिक तरीके पर, जो ट्रेडिशनल तरीका है उस पर स्थिर रहना, या रूढ़बद्धताओं पर स्थिर रहना, ये गलत हो जाएगा और यही बाधा उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आरंभिक बाल्यावस्था का समय कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार सीटेट पे पूछा भी गया है। सिंपल है, लेकिन यहाँ पर माध्यमिक और ये इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो माध्यमिक नहीं, आरंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है? तो अनुकरण करना और वस्तु स्थायित्व आपको पता होगा संवेदीगामक अवस्था। बाकी तीनों आंसर गलत है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? तो समस्या समाधान की तार्किक सोच से बेहतर होगी, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग से बेहतर होगी, निष्क्रिय अनुसरण से, या प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स सेट इज द नेगेटिव का कीवर्ड है और हमने अपने टैग वर्ड वीडियो में इसे सम्मिलित भी किया है, आप अच्छे से देख लीजिए। फंक्शनल फिक्सनेस भी क्या करता है, फंक्शनल फिक्सनेस भी जो है नेगेटिव कीवर्ड है। रेस्पॉन्स सेट के बारे में ध्यान रखिए, ये किसी भी प्रश्न का एक ही सॉल्यूशन देने पर अटक जाता है, ठीक है, तो इसे प्रक्रिया सेट कहते हैं, तो ये भी नेगेटिव है, और प्रक्रियात्मक स्थिरता भी नेगेटिव है, तो सही आंसर होगा पहला। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक उद्देश्य आप हमेशा ध्यान रखिए, आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों की प्रगति यानी कि प्रोग्रेस की प्रति समझ बनाना या उनकी प्रगति को जांचना देखना, ठीक है, बस इतना ही उद्देश्य है। कहीं भी प्रश्न आए आकलन मूल्यांकन तो ये स्टेटमेंट सही होगा। बाकी ये ध्यान रखिए, अंक ग्रेड देखिए या सफल असफल का मूल्यांकन करना या कक्षा में प्रमोशन देना, ये इसके उद्देश्य नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, तो सही आंसर हमेशा प्रोग्रेस की समझ बनाना, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया और उन्होंने भाषा पर बहुत बल दिया था, और चर्चा, वाद विवाद, ठीक है, और संवाद, वाद विवाद, संवाद, इन पर बहुत बल दिया है, ठीक है। इसके साथ साथ ही इनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ZPD, पाड़ और एक MKO, ठीक है। इसके साथ साथ लेव वाइगोस्की में हमने बताया जहां सहभागी शब्द दिखे, संस्कृति दिखे, भाषा दिखे और सामाजिक दिखे, समाज दिखे, तो वहां लेव वाइगोस्की सही आंसर होता है, तो यहाँ पर भाषा सही आंसर होगा, बाकी सही सभी ऑप्शंस गलत होंगे। 62 देखिए, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुखा? जब नैतिक तार्किकता की बात आ गई तो आप सीधे लॉरेंस कोहलबर्ग पे जाएंगे, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, बुद्धि लब्धि परीक्षण की आलोचना करने का मुख्य आधार क्या है? ये प्रश्न कई बार आ चुका है, इसलिए हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, सही आंसर होगा पक्षपाती मानदंड, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। 64 देखिए, समीपस्थ विकास क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा, ध्यान रखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जो चर्चा है वो लेव वाइगोस्की ने की। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को आप ऐसे समझिए, जब बच्चा किसी की हेल्प ना ले रहा हो तो एक वो स्तर और किसी की हेल्प लेने पर वो किसी संभाव्य स्तर तक पहुंच सकता है, वो डिफरेंस क्या कहलाता है? एक तरीके से जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। ऐसे समझिए जैसे कोई बच्चा 10 तक पहाड़े आते हैं उसके लिए, लेकिन किसी की हेल्प से अगर पहाड़ से वो 15 तक पहाड़े याद कर लेता है, तो ये जो स्तर है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की जो बात है वो क्या कहलाएगी? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लेकिन जो इसके लिए सहायता दी गई वो पाड़ कहलाती है, ठीक है, जो क्या कहलाएगी? पाड़ कहलाएगी, जो कि सहायता सीमित होती है, और जो व्यक्ति सहायता देता है उसे MKO कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि अन्य से अधिक जानकार, ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा इसका 2। 65 देखिए, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD विकार से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ADHD को ध्यान रखिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। इसमें 3 बातें होती हैं, एक तो होता है इन अटेंशन, ठीक है, एक ध्यान रखिए इन अटेंशन, इनअटेंशन होगा यानी कि बच्चा किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाएगा। दूसरा हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी मतलब होता है एक्सेस मूवमेंट, बहुत ज्यादा हिलना डुलना, ठीक है, और दूसरा इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिविटी मतलब आवेगशीलता, अपने विचार पर कायम ना रहना, यानी कि बहुत जल्दी से रेस्पॉन्स करना, ठीक है, तो आवेगशीलता इसमें पहला ऑप्शन आ गया, सही आंसर है। तो इनको इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी, ये 3 आंसर याद रखिए, इनमें से कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाएगा ADHD के अंतर्गत, ठीक है, तो बाकी सारे और ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? मैंने अभी बताया ही था, तो वो सही आंसर होगा लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। 67 देखिए, प्राथमिक कक्षा में बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण संस्था है? जो ब्लड रिलेशन है, एक तरीके से जो रिश्तेदार हैं और जो अपने घर वाले हैं वो प्राथमिक सामाजिकरण में आते हैं, बाकी सब सेकेंडरी सामाजिकरण की एजेंसीज हैं। तो यहाँ पर जो निकटतम परिवार है वो सही आंसर होगा, बाकी सारे क्या होगा? द्वितीय सामाजिकरण के माध्यम होंगे। 68 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मौजूदा स्कीमा में बेटा ध्यान रखिए, जब परिवर्तन या संशोधन शब्द आए कभी भी
तो फिर सही आंसर होता है समायोजन। ठीक है, सही आंसर होगा समायोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। केंद्रीकरण, असंतुलीकरण, संवेदन गलत है। स्कीमा तो हमने बता ही दिया था, जो ज्ञान के जो पैकेट्स अपने अंदर जो मस्तिष्क में जो सहेज के रखते हैं हम, वो क्या कहलाते हैं, स्कीमा कहलाते हैं। और उनमें जो परिवर्तन लगातार होता रहता है, संशोधन, उसे फिर समायोजन कहते हैं। 69 देखिए, स्वालीनता ग्रसित विद्यार्थी विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करेगा? तो ऑटिज्म से ग्रसित विद्यार्थी, ध्यान रखिए, बाधित संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा नहीं होता है। तो उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण, ये तो गलत हो जाएगा। अतिक्रियाशीलता ADHD का उदाहरण है। पुनरावृत्ति आचरण और व्यवहार बिल्कुल सही है। और बारीक जानकारी पर नजर रखना, ये भी इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें आपको अच्छे से ध्यान रखना होता है बार बार। और सामाजिक अंतःक्रिया के लिए उत्साह, ये गलत ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं, गलत है। वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं, गलत। कम समय लेते हैं, उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। उनमें रचनात्मकता और मौलिकता की कमी नहीं होती है, बल्कि उच्च स्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, रचनावाद किसका समर्थन करता है? तो इसका सही आंसर है शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान का। ठीक है, बल्कि शिक्षकों द्वारा नए ज्ञान की अस्वीकृति, पहले से अर्जित ज्ञान का पुनरुत्पादन, रटकर याद रटना, और ये सब गलत होता है। ठीक है, नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आता है? ये हार्वर्ड गार्डनर की जो 8 बुद्धि के प्रकार बताएं, उनमें पूछना है। जब व्यक्ति दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा, इच्छाओं को अच्छे से समझ लेता है, तो इसका मतलब होता है उसका कम्युनिकेशन स्किल बेटर है। बहुत बढ़िया है। जब कम्युनिकेशन स्किल उनका बेटर है, यानी कि दूसरों से इंटरेक्शन करने की जो क्षमता है वो दूसरों की तुलना में उनमें अच्छी होती है, तो इसे कहते हैं हमेशा अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल आएगा। ठीक है, कि अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और ये सब किसके अंतर्गत होता है? जो टीचर्स हैं, बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, सोशल वर्कर्स हैं। ठीक है, सोशल वर्कर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। ठीक है, पॉलिटिशियंस हैं, इसके अंतर्गत क्या होगी? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। 73 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? तो एक एक अवैज्ञानिक, देखिए अवैज्ञानिक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक क्षेत्र है। निर्धारित और स्थिर, स्थिर भी नहीं होगा, फिक्स्ड ही नहीं है, बल्कि इसका सही आंसर है अंतराविषयात्मक और गतिशील, डायनेमिक है। ठीक है, बहुत सारे विषयों इसमें जो हैं रिलेटेड हैं, बहुत सारे विषय, और ये बहुत ज़्यादा गतिशील है। अस्पष्ट और प्राचीन, ठीक है, प्राचीन भी नहीं है और स्पष्ट भी नहीं है, तो सही आंसर होगा थर्ड। ठीक है, इसके बाद 74 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धता, वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? इसके साथ साथ ध्यान रखिए, एक शब्द और रख लीजिए, संरक्षण। जब भी कभी आएगा क्रमबद्धता, वर्गीकरण, संतुलन, संरक्षण या वर्ग समावेशन, या तो ये ध्यान रखिए, ये हमेशा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सही होगा। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आप जानते हैं कल्पना शक्ति या सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता हो जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कल्पना शक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, या अमूर्त चिंतन। तो यहाँ क्या होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रतीकों के द्वारा सीखना शुरू करता है, और संवेदी गावक में वो इंद्रियों के द्वारा सीख रहा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 75, समावेशन को समुन्नत यानी कि प्रमोट करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विधियों को क्रियान्वित करना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए। देखिए, मैंने प्रतियोगिता या तुलना या प्रतिस्पर्धा हमेशा बताई थी, निगेटिव कीवर्ड है। अध्यापक केंद्रित भी निगेटिव कीवर्ड है, क्योंकि बाल केंद्रित होना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी करना भी गलत है, तो सही आंसर बच गया चौथा, कि अधिगम के सार्वभौमिक अवकल्प या डिजाइन को क्रियान्वित करना। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है? दृष्टिबाधित यानी जो देख नहीं सकते हैं, तो ब्रेल किताबें तो हेल्पफुल होंगी। स्पर्शनीय चित्र, 3D वगैरह जो अच्छे से टच कर पाएंगे, वो भी लिपिक की मदद करना, वो भी हेल्प करेंगे। लिखित परीक्षाएं उनके लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, डिसमोटिवेट करेंगे, इससे उन्हें प्रॉब्लम होगी। 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी हमने बताया था लिखित परीक्षाएं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, भाषा और विचार, ध्यान रखिए ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अभी हमने एक प्रश्न इस तरीके का पढ़ा था शुरुआत में कि कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं, बिल्कुल सही है। एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, गलत, क्योंकि भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से नहीं विकसित होते हैं, बल्कि जो विचार आते हैं वही भाषा के रूप में निर्गत होते हैं। किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल गलत है। स्थिर और एक रूप तरीके से अंतःक्रिया करते हैं, बिल्कुल गलत है। एक रूप तरीके से नहीं, अलग अलग, ठीक है, कई महत्वपूर्ण रूपों में क्रिया करते हैं। 78 देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः किस में केंद्रित होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है अधिगमकर्ता, यानी कि शिक्षार्थी या बाल केंद्रित, जो बच्चा पढ़ रहा है, या शिक्षार्थी केंद्रित या अधिगमकर्ता केंद्रित, ठीक है। पाठ्य पुस्तक या परीक्षा या अध्यापक केंद्रित, गलत होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात्करण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है? तो हमेशा ध्यान रखिए ये संतुलन होगा। आत्मसात्करण और समंजन के माध्यम से जिस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करेगा उसे संतुलन कहते हैं। असंतुलन, अवबोधन, भ्रम, ये गलत है। सो सही आंसर होगा इसका संतुलन। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए कि अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना निम्न में से किसे दर्शाता है? तो ये हमने बताया था कि ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। जेंडर वाइस यानी कि जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको रिप्रेजेंट करता है या लैंगिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। तो जेंडर विविधता गलत है, सकारात्मकता भी गलत है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप सही आंसर होगा, जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर समता या समानता, इक्विटी सब गलत होगा। 81 देखिए क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? बहुत अमूर्त और जटिल, बिल्कुल गलत है। बहुत ज्यादा अमूर्त और जटिल नहीं होनी चाहिए। असंगठित खंडों से संबंध, बिल्कुल गलत है, ठीक है। इससे संबंधित भी प्रश्न आ चुका है सीटेट में। और विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित, बिल्कुल सही है। दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए जो बच्चों से, तो वो अच्छे से सीखेंगे। अति आसान और अत्यधिक सरल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 82 क्वेश्चन देखिए, अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सतत भी होना चाहिए। मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा होना चाहिए, बस यही गलत है। इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, नेगेटिव कीवर्ड है। विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। स्व मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट है। 83 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सकल मोटर कौशल का उदाहरण है? तो देखिए सकल मोटर के अंतर्गत वो कौशल आता है, सकल मोटर के अंतर्गत जो कार्य जो है एक बड़े कार्य होते हैं, ठीक है। जैसे फुटबॉल में किक मारना, तो ये क्या है, सकल मोटर के अंतर्गत आएगा। जबकि सुई में धागा पिरोना या लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, ट्रेड में बीट लगाना, ये सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो सकल मोटर कौशल है उसमें जो बड़े कार्य हैं वो आएंगे, और सूक्ष्म गतिक कौशल में जो छोटे छोटे कार्य हैं वो आएंगे। तो इसका पहला ऑप्शन सही हुआ। 84 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए? आप जानते हैं मातृभाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, या क्षेत्रीय भाषा, या जो भी बच्चे की जो अपनी भाषा है उस भाषा में बात करना या उसमें सहज करना। केवल सांकेतिक भाषा बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, एक पेंसिल को पकड़ना किस कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना, अभी हमने पढ़ा था जो पेंसिल को पकड़ना सूक्ष्म गतिक कौशल है, जबकि फुटबॉल को धकेलना सकल गतिक कौशल है, ठीक है। सामाजिक भावात्मक गलत है, और सूक्ष्म गतिक सकल, और ये इस तरीके से गलत है। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित करते हैं? जब सामाजिक मुद्दों, न्याय के प्रति या कल्पना या अमूर्त चिंतन की बात आएगी तो हमेशा ध्यान रखिए ये कहाँ पर स्थापित होगा, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगा, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? कठोर पाठ्यक्रम, देखिए गलत है। योगात्मक आकलन नहीं बल्कि अब रचनात्मक आकलन पर जोर दिया है, ठीक है। और परीक्षा केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित होना चाहिए, तो सही ऑप्शन बच गया बहुभाषिकता शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, संज्ञान और भावनाएं एक दूसरे से, ध्यान रखिए, इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती, गलत है। एक दूसरे से कभी कभार ही संबंधित, ये भी गलत है। एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, बिल्कुल सही है। वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होते, ये भी गलत है।
क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। बिल्कुल सही है। इसीलिए हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई। उन्होंने कहा बुद्धि के कई प्रकार होते हैं और भिन्न भिन्न व्यक्तियों में बुद्धि के भिन्न भिन्न स्तर पाए जाते हैं। तो बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। अभ्यास के द्वारा बुद्धि में थोड़ा बहुत तो परिवर्तन लाया ही जा सकता है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई डिवाइस नहीं है या ऐसे कोई स्ट्रेटजी नहीं है जिससे नापा जा सके। सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान है, बिल्कुल गलत है। 90 क्वेश्चन नंबर देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों का नामीकरण। देखिए नामीकरण, समूहीकरण, लेबलिंग मैं बता ही चुका हूँ, गलत है। समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण, तो ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की प्रगति को समझना, मैंने बताया था। आकलन और मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य, जैसे ही ये कीवर्ड मिले सही आंसर होगा, ठीक है, प्रगति। और क्या है, कम अंक वाले विद्यार्थियों का अवरोधन करना या कक्षा में पास करना, ग्रेड देना, अंक देना, ये सब गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्पिक की क्या विशेषता है? लेख के बोध में कठिनाई, चलने में कठिनाई, मौखिक संप्रेषण में या खाने में कठिनाई। मौखिक संप्रेषण में कठिनाई तो होता है, ऑटिज्म होता है, स्वालीनता विकार। चलने में कठिनाई गलत है। लेख के बोध में कठिनाई, बोध का मतलब अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे लेख को अफेजिया मत समझिए, बल्कि ये बोध यानी कि समझने की बात है, तो यहाँ डिसलेक्सिया होगा। 92 देखिए, जीन प्याजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? कोई वस्तु सामने नहीं है फिर भी चिन्हों द्वारा दर्शाकर उसे काम करने की योग्यता देखिए लाक्षणिक प्रकार्यता कहलाती है, ठीक है। समावेशन, प्रतिवर्ती सोच, संरक्षण, गलत है। संरक्षण का उदाहरण हम दे ही चुके हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किसके लिए प्रभावी होता है? विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करना, तो ये गलत होगा। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, ये भी गलत होगा। तुलना, प्रतिस्पर्धा, डर, भय, रटना, ये सब गलत है। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने ताकि उन्हें सहायता प्रदान की जा सके, बिल्कुल सही ऑप्शन है। कहीं भी आए आप अधिगम प्रगति को पकड़िए और प्रोग्रेस को, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। कमियों को और कमियों का निराकरण, विद्यार्थियों के नामीकरण, वर्गीकरण और विशेष विद्यालय, विशेष कक्षा, ये सब गलत होगा, ठीक है। विशेष कक्षा, विशेष विद्यालय, विशेष टीचर, विशेष स्थान, ये तो वैसे भी कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, ये प्रश्न भी बहुत आता है कि जेंडर, तो ध्यान रखिए जेंडर एक सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्धारित होता है, जबकि जो लिंग है इससे भी संबंधित प्रश्न आता है वो जैविक, ठीक है, जैव की एक संरचनाओं द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो जो जेंडर होगा वो हमेशा सामाजिक संरचनाओं द्वारा, लिंग जैव की संरचनाओं द्वारा, ठीक है। पूरी तरह वंशानुगत कारकों द्वारा, ये भी गलत है। आनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, ये भी गलत होगा। जन्मजात प्रवृत्ति, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, विचारावेश यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग को एक तकनीक के रूप में बच्चों को क्या विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसे हमेशा अपसारी थिंकिंग यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए, अपसारी चिंतन। 96 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने वाली विशेषता नहीं है? जिज्ञासा की प्रबल भावना, बिल्कुल सही है। अभिसारी सोच नहीं है। अभिसारी सोच, कन्वर्जेंट थिंकिंग कभी भी जो है सृजनात्मक बच्चे की थिंकिंग विशेषता नहीं होगी, बल्कि डाइवर्जेंट होना चाहिए, अपसारी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, बिल्कुल सही है। नवाचारी, अनूठे विचार, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? तो नकारात्मक पुनर्वलन, प्रतियोगिता, आनुवंशिक विन्यास, गलत है। भाषा पे इन्होंने विशेष बल दिया था, तो सही आंसर होगा भाषा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, बिल्कुल सही है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, बस यही गलत है। जैसे इस तरीके का एकमात्र जैसे शब्द मिले आप पकड़ लीजिए, क्योंकि जो विकास है वो आनुवंशिकता के साथ साथ क्या पर्यावरण से भी प्रभावित होता है, ठीक है। विकास निरंतर रूप से होता है, ये बिल्कुल सही हो। 99 क्वेश्चन देखिए, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? अध्यापक द्वारा पाठ प्रदान करना, बिल्कुल सही है। इससे प्रभावित नहीं होगा, निराशा की भावना से सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। पाठ का मतलब हेल्प होता है, मैं बार बार बता चुका हूँ, ठीक है। और विद्यालय द्वारा मुद्रित यानी कि प्रिंट रिच मटेरियल प्रवेश, इससे ये तो बहुत अच्छी बात है, TLM। और विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार वैयक्तिक रूप से दिए जा रहे हैं अनुदेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए,
आप अपने विद्यार्थियों सॉरी यहाँ से 2 बार लिख गया है कि आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करेंगे? तो ये सही आंसर होगा स्वचिंतन, क्योंकि अभिसारी चिंतन कभी भी नहीं होगा, मैं बता चुका हूँ। कंठस्थीकरण भी नहीं होगा, निष्क्रिय अनुकरण भी नहीं होगा। स्वचिंतन क्या होता है? इसे सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये क्या होता है? अमूर्त चिंतन और मौलिक चिंतन के विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।